वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों हम सब बीएमई में सोर्सेज ऑफ एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने इसके लेक्चर नंबर 6 इसके जो है दोस्तों हम लोग लेक्चर 6 तक प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों उसमें हमने वैसे सब कुछ पढ़ लिए थे और थोड़ा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रह गया था 3 टॉपिक, उसी को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों देखिए उष्मागतिकी जो पढ़ाने जा रहे हैं, उष्मागतिकी का जो शून्यवा नियम है वो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिए थे, क्योंकि हमने जाना कि उसमें पूर्ण हो गया आपका, ठीक है ना। लेकिन 3 टॉपिक आपके बचे हैं जो कि इस लेक्चर में पूरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग ईंधन एवं दहन की स्टडी करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों बात आती है उष्मागतिकी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं उष्मागतिकी होता क्या है। तो दोस्तों उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जाओं का अन्य ऊर्जाओं जैसे यांत्रिकी होता है, रसायन होता है, विद्युत होता है तथा चुंबकीय आदि में इसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम दोस्तों उष्मागतिकी कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा। तो दोस्तों इसी को जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आपको बताते चलेंगे और लिखते चलेंगे। बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसे आप लोग नोट कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों क्योंकि हम आदि समझा रहे हैं उसी तरह से अपने भाषा में भी, ठीक है ना, ताकि आप लोग भी अपने भाषा में आसानी से समझ करके, ठीक है ना, उसे आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उष्मागतिकी यहाँ पर लिखेंगे उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है उष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं जैसे दोस्तों लिखते हैं हम लोग विद्युत, कामा रसायन, कामा यांत्रिकी तथा जो है दोस्तों चुंबकीय आदि में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग अन्य ऊर्जाओं का रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। यही हमारा होता है दोस्तों उष्मागतिकी, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि उष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब थर्मोडायनामिक्स सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों उष्मागतिकी निकाय के। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों एकदम, ठीक है ना। उष्मागतिकी निकाय, देखिए दोस्तों अब जान लेते हैं उष्मागतिकी निकाय होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि उष्मागतिकी निकाय कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए उष्मागतिकी निकाय जो होता है, उष्मागतिकी निकाय वह निकाय है जो, ठीक है दोस्तों, उष्मागतिकी निकाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। उष्मागतिकी निकाय वह निकाय है जिसकी अवस्था को जो है ना दोस्तों, उष्मागतिकी निकाय वह निकाय है जिसकी अवस्था को तापमान, ताप, आयतन, दाब तथा आंतरिक ऊर्जाओं के पदों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे में घर्षण रहित सिलेंडर होता है ना, घर्षण रहित सिलेंडर को जो है बंद गैस को उसमें क्या कहते हैं, उष्मागतिकी निकाय कहते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा। देखिए कैसे करते हैं उष्मागतिकी निकाय। तो यहाँ पर लिखेंगे उष्मागतिकी निकाय वह निकाय है जिसकी अवस्था को दोस्तों, जिसकी अवस्था को या फिर जिसकी अवस्था को, ठीक है दोस्तों, जिसकी अवस्था को
दाब, कामा ताप, कामा आयतन तथा आंतरिक ऊर्जाओं के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे में क्या जानेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे दोस्तों हम लोग कर सकते हैं घर्षण रहित पिस्टन युक्त जिसमें पिस्टन लगे हों। ठीक है दोस्तों, पिस्टन युक्त सिलेंडरों में बंद गैस का ऊष्मागतिकी निकाय है। बंद गैस का ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी निकाय वह निकाय है जिसकी अवस्था को दाब, ताप, आयतन तथा आंतरिक ऊर्जाओं के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे में घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडरों में बंद गैस को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। बंद गैस को ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, एक चीज अब बात आती है कि ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पढ़ना है कि ऊष्मागतिकी निकाय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ऊष्मागतिकी निकाय जो होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सिर्फ 3 ही पढ़ना है। ठीक है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 3 पढ़ना है। अब लेकिन हम आपको आपके नॉलेज के लिए 5 बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला दोस्तों होता है स्थूल निकाय होता है, दूसरा जो होता है सूक्ष्म निकाय होता है, तीसरा जो होता है खुला निकाय, चौथा बंद निकाय और पांचवा जो होता है विलगित निकाय होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 होते हैं, जिसमें आपको 2 पढ़ने नहीं है। पहला जो है स्थूल निकाय और दूसरा जो है सूक्ष्म निकाय। ये दोनों आपके सिलेबस से हटे हुए हैं। ठीक है ना, केवल 3 पढ़ना है। कौन कौन से? खुला निकाय, बंद निकाय और एक तीसरा है विलगित निकाय। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, खुली निकाय को कहते हैं ओपन सिस्टम और बंद निकाय को क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं और विलगित निकाय को दोस्तों हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इन्हीं तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं कि ऊष्मागतिकी निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए ऊष्मागतिकी के प्रकार। वैसे दोस्तों हमने आपको जितने प्रकार के होते हैं उतने बता दिए, लेकिन हमें जितना पढ़ना उतने ही यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, देखिए ऊष्मागतिकी के प्रकार है ना दोस्तों, तो इसमें लिखेंगे पहला। ठीक है, जो हमें पढ़ना है ओपन सिस्टम मतलब खुली निकाय। ठीक है दोस्तों, पहला खुली निकाय के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए खुली निकाय कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हमारा खुली निकाय होता है ना, एक काम करिए यहाँ पर तीनों लिख लेते हैं, उसके बाद बता रहे हैं। दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, बंद निकाय। और दोस्तों तीसरा जो होता है हमारा विलगित निकाय। इसे जो बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, SYSTEM। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और दोस्तों ये जो होता है हमारा बंद निकाय जो होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, ये खुली निकाय को बोलते हैं ओपन सिस्टम। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब बताते हैं। देखिए पहला खुली निकाय। ठीक है ना, देखिए ओपन निकाय होता क्या है। ओपन निकाय दोस्तों वह निकाय होता है, ठीक है ना, ऐसे कहेंगे, वह निकाय जिसमें ऊर्जाओं तथा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं खुली निकाय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, बात आती है दूसरे नंबर में बंद निकाय की। तो बंद निकाय किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, वह निकाय जिसमें सिर्फ या फिर जिसमें केवल ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें पदार्थ का आदान प्रदान
प्रदान नहीं होता, इसमें केवल ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमारा विलगत निकाय, ठीक है। विलगत निकाय में दोस्तों जो होता है, विलगत निकाय उसे कहते हैं वह निकाय जिसमें ना तो ये कार्य कर सकता है, ठीक है, वह निकाय जो न तो कार्य कर सकता है और ना ही उसमें ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। अर्थात कहने मतलब ये है दोस्तों, अर्थात में लिखेंगे कि अर्थात उसमें जो है आंतरिक ऊर्जाओं में परिवर्तन उसका जो होता है शून्य के बराबर होता है, ठीक है ना। यही होता है इन तीनों का डिफिनेशन। तो दोस्तों इसे ऊपर वाले तरफ करके इसका हम डिफिनेशन यहाँ पर बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाने से पहले आप लोग ना इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे तब जाके रफ करें, ठीक है दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ कर दें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्या था हमारा, ओपन सिस्टम, खुले निकाय, ठीक है ना। खुले निकाय के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों खुले निकाय जो होता है हमारा, यह वह निकाय होता है, वह निकाय जिसमें ऊर्जाओं, जिसमें ऊष्मा तथा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान किया जाता है, लिख लीजिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है बंद निकाय, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है दोस्तों। देखिए क्लोज सिस्टम जो होता है, ये होता है दोस्तों वह निकाय जिसमें केवल ऊष्मा के आदान प्रदान, जिसमें केवल ऊष्मा का आदान प्रदान किया जाता है, इतना हुआ। अब देखते हैं तीसरा जो है हमारा, तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा है हमारा आइसोलेटेड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आइसोलेटेड सिस्टम वह निकाय, या फिर इस निकाय में ऐसे लिख दीजिए, इस निकाय में न तो यह निकाय न तो कार्य कर सकता है, यह निकाय न तो कार्य कर सकता है, और न ही इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, अर्थात करके लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों, अर्थात करके लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अर्थात लिखेंगे इसके आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है दोस्तों शून्य होता है, परिवर्तन शून्य होता है, ओके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आंतरिक ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा यू से, ठीक है, डेल्टा यू बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोगों को समझ में आया ना। तो दोस्तों अब चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी
ताकि इसे जो है हम लोग रफ करें। और ये बता दें, एक चीज और रह गया है जो कि आपका है कि ऊष्मागतिकी निकाय के द्वारा कार्य कैसे होता है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इससे जो है आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं किसी ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ठीक है। दोस्तों ये आपके सिलेबस में है दिया है, मतलब ऊष्मागतिकी का कार्य का डिफिनेशन लिखने के लिए दिया है। तो उसके बारे में दोस्तों यदि आता है ऐसे तो इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको बता देना फिलहाल आपके ज्ञान के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इसे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए पहले इसे समझ लेते हैं हम लोग बढ़िया से, ठीक है। देखिए समझते कैसे हैं। देखिए किसी ऊष्मागतिकी द्वारा किया गया कार्य जो होता है ना, उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले कोई सिलेंडर ले लेते हैं। इसमें दोस्तों ये मानते हैं, ठीक है, माना कोई सिलेंडर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सिलेंडर ले लेते हैं, ये कोई सिलेंडर है, देखिए यहाँ पर ये कोई सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। इसे क्रॉस सेक्शन काट देते हैं यहाँ पर, देखिए ऐसे करते हैं। देखिए ये मान लीजिए कोई सिलेंडर है, लेकिन जो सिलेंडर का दोस्तों ये तली है ना, ये जो होता है ऊष्मा का चालक होता है, ठीक है ना, ऊष्मा के चालक पदार्थ का बना होता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई सिलेंडर है, मान लीजिए यहाँ पर सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में क्या दोस्तों गैस भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या गैस भरा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। देखिए पिस्टन यहाँ पर लगा देते हैं, जो कि पिस्टन क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पिस्टन यहाँ पर लगाने के बाद अब देखिए पिस्टन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसे यहाँ पर ए लिख देंगे, मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना ए है, ठीक है ना, ये पिस्टन लगा दिए हैं, देखिए ए हो गया। और देखिए दोस्तों इसका जो होता है हमारा, जैसे इसका जो प्रारंभिक जो दाब होगा टोटल का, ठीक है ना। देखिए ये गैस है, गैस में देखिए जब भी पिस्टन के द्वारा हम गैस भरेंगे इसमें तो क्या होगा दोस्तों, दाब भी तो उत्पन्न होगा और यहाँ पर क्या क्षेत्रफल भी तो इसका कुछ होगा। तो मान लेते हैं पिस्टन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, ए है, और पिस्टन पर लगने वाला दाब कितना है, प्रारंभिक दाब को मान लेते हैं पी है, इतना मान लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इतना मानने के बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको चलिए यहाँ पर लिखते चलते हैं ताकि आपको इसके सहायता से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए देखिए दिया क्या है, सबसे पहले क्या लेंगे, माना एक सिलेंडर लिया, ठीक है, माना एक सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन लगा है, एक पिस्टन लगा हुआ है तथा गैस भरी है, तथा गैस भी भरी है, देखिए तथा गैस भरी है इसमें, ठीक है दोस्तों। और मान लेते हैं तब माना यहाँ देखिए पिस्टन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, माना पिस्टन का, तब यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे लगा क्या नीचे लिखेगा, माना पिस्टन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है इसे हम लोग क्या माने हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। माना ए है, क्षेत्रफल ए है, तथा इसमें प्रारंभिक जो दाब है तथा प्रारंभिक दाब P है। तो पिस्टन का जो है, पिस्टन पर बल कितना होगा दोस्तों, पहले ये निकालेंगे, ठीक है। तो पिस्टन पर क्या बल कार्य करेगा, ठीक है। देखिए एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर बल भी लग रहा है, तो यहाँ पर मतलब देखिए यहाँ पर दाब लग रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, ठीक है ना, कितना बल कार्य करेगा, तो इसे निकालेंगे। तो किया गया बल बराबर, तो पिस्टन द्वारा बल बराबर, देखिए तो पिस्टन द्वारा बल निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए बल को किससे दर्शाते हैं, फोर्स को F से। F बराबर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जब हमारा एरिया और यहाँ पर देखिए प्रेशर दिया हो तो इसके इथु में क्या होता है, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक आप सूत्र पढ़े होंगे, मतलब प्रेशर, ठीक है दोस्तों। प्रेशर बराबर होता है क्या है, प्रेशर दोस्तों एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या वेट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए बल बराबर निकालेंगे क्या होगा, A गुणे P हो जाएगा, ठीक है। देखिए मतलब क्षेत्रफल गुणे
ये क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल मान लेते हैं, इतना हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसमें जो है ये इतना हो गया। अब दोस्तों देखिए क्या करते हैं, अब मान लेते हैं यदि इस पिस्टन के, ठीक है ध्यान समझिए, यदि इस पिस्टन का जो है एक बाट हटा देते हैं, छोटा सा कोई बाट हटा देते हैं, मान लीजिए पिस्टन में कई चीज कैसे रहते हैं, देखिए मानते हैं कोई भी चीज हटा देते हैं इसमें से छोटा सा, यहाँ पर लिख देंगे। अब पिस्टन में या फिर अब पिस्टन का कोई छोटा सा बाट हटा देने पर देखिए दोस्तों, कोई छोटा सा भी यहाँ से बाट हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये गैस है ये निकलने लगेगा, और निकल के क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, फैलने लगेगा, ठीक है ना। ऊपर क्या होगा, निकलेगा गैस, तो बाहर निकलता है जब सिलेंडर से गैस तो फैलता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक फैल जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए फैल जाता है। अब फैलेगा तो क्या करेगा दोस्तों, गैस क्या करेगा, विस्थापित हो रहा है ना, फैल रहा है तो क्या होगा, विस्थापित हो रहा है। तो मान लेते हैं इसका जो विस्थापन है कितना मान लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर डेल्टा एस मान लेते हैं। इतना समझ में आया, जो विस्थापित हो रहा है गैस उसका क्या मान लिया, डेल्टा एस है। तो यहाँ पर मान लेते हैं छोटा सा बाट हटाने पर जो विस्थापन क्या होगा, गैस फैलेगा, गैस फैलता है, तब विस्थापन, तब जो है गैस का विस्थापन फैलता है, तब गैस का विस्थापन कितना हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए, विस्थापन डेल्टा एस हो जाएगा हमारा। इतना समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा एस हुआ, तथा एक चीज और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मान लीजिए इतना है हमारा सिलेंडर, इसमें इतने में गैस भरा है, ठीक है ना। इसका तो वैल्यू भी तो कुछ होगा, मतलब आयतन, कुछ आयतन भी तो होगा। जो आयतन होगा, मान लीजिए इसमें सब क्या होगा, यहाँ से जो है हमारा गैस निकल रहा है बाहर, तो दोस्तों देखिए यहाँ बाहर निकल रहा है, तो जो बाहर निकल रहा है इसका भी तो कुछ आयतन होगा। तो ये आयतन में से यहाँ पर भी आयतन जा रहा है, तो ये क्या हुआ, आयतन की वृद्धि हो रही है कि नहीं, देखिए इतना जगह से इतना जगह कवर कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। तो ये टोटल आयतन मान लीजिए कितना आयतन बढ़ गया, मान लेते हैं डेल्टा वी बढ़ गया, ठीक है। तथा आयतन में डेल्टा वी वृद्धि हो जाती है, ठीक है दोस्तों। डेल्टा वी की क्या होती है, आयतन में वृद्धि हो जाती है, तब कार्य बराबर, तब किया गया कार्य, तब ऐसे लिखे, तब पिस्टन पर कार्य, ठीक है दोस्तों। तब पिस्टन पर कार्य जो होगा उसे भी देख लेते हैं। देखिए कार्य को किससे दर्शाते हैं दोस्तों, W से दर्शाते हैं ना, ध्यान दीजिए। तो देखिए W से यहाँ पर नहीं दर्शाएंगे, डेल्टा W से दर्शाएंगे, ठीक है ना। देखिए कार्य यहाँ पर देखिए, कार्य क्योंकि खुद से निकालना है ना, इसलिए देखिए तो डेल्टा W से निकालेंगे, ठीक है ना। जब वहां पर दिया जाता है तो उसे मेन W से क्यों दर्शाते हैं, तो डेल्टा W बराबर, मतलब दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है ना हमारा। देखिए बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल जो होता है दोस्तों मान लेते हैं, बल जो है F है ना, ठीक है, F बल को F से दर्शाते हैं, गुणे विस्थापन दोस्तों कितना होता है, डेल्टा S। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा S लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, बल बराबर दोस्तों कितना हम लोग निकाले हैं, P गुणे A निकाले हैं, मतलब दाब गुणे एरिया, इतना हुआ गुणे डेल्टा S। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, P क्या है, हमारा प्रेशर है, ये एरिया है, ये हमारा S विस्थापन है। S विस्थापन जो है ये मान लीजिए हाइट की ऐसे दर्शा रहा है, ठीक है ना। और दोस्तों एरिया में क्या क्या चीज होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, दो चीजें होती है ना, लंबाई चौड़ाई। और ये मान लीजिए विस्थापन है, तो विस्थापन क्या मान रहा है, मतलब हाइट मान रहा है, ठीक है ना। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों हमारे आयतन का होता है, ठीक है ना। तो आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो देखिए एरिया में हमारा लंबाई चौड़ाई मिल गया और यहाँ से ऊंचाई मिल गया, मतलब लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों मिल जा रहे हैं कि नहीं। तो P लिख लीजिए गुणे डेल्टा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V, क्या लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारा एक आयतन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इतना लिख दिए किसके, डेल्टा W बराबर, यही दोस्तों हमारा ऊष्मागतिकी द्वारा किया गया कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ लिख दिए, इतना ही बस आपको करना है सिर्फ, ठीक। और यही आपका दोस्तों, इसी के साथ आपका बीएमई का लेक्चर जो है, मतलब ये चैप्टर नंबर फर्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपका यहीं पर खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों हम जहाँ तक चाहते हैं कि, और हम यही सोचते हैं
कि हम लोगों को जो टीचर होते हैं ना, टीचर की हर एक कला जो होती है एक डॉक्टर के समान होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं डॉक्टर क्या करता है, जब भी कोई मरीज उसके यहाँ जाता है तो करते क्या है, जो उसको मान लीजिए कम मतलब बीमारी होती है उसके लिए क्या करते हैं, एक टैबलेट देते हैं, और जिसको अधिक बीमारी होती है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमेशा इलाज मतलब इंजेक्शन देते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के दवाइयाँ करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों को क्या करता है, उसका काम क्या होता है, दोनों को एक ही अवस्था में लाने का, ठीक है ना, मतलब एक रूप से सही समान रूप में करने का, ठीक। उसी प्रकार हर एक टीचर को यही ज्ञान हमेशा देना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास आप लोग हैं, मान लीजिए कुछ लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग थोड़ा मतलब उसमें कमजोर होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको मान लीजिए लेक्चर खत्म होने के बाद घर पे जाते हैं, सोचते हैं सर ने ये बताया लेकिन समझ में नहीं आया उनका। तो दोस्तों आप पढ़ाने से क्या फायदा, हम टीचर ही कैसे जब आपको कुछ प्रॉब्लम रहे अभी तक, ऐसा हमें करना चाहिए ताकि आपको किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों जिसको आता है उसको केवल एक हिंट की ही जरूरत है हमारी, उसको हम बता देंगे एक हिंट वो पकड़ लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी अभी मान लीजिए अधिक कमजोर है तो उसका हम जो है बेस तैयार कराएंगे, जरूर कराएंगे दोस्तों। इसलिए हम जहां तक हो सकता है वहां से जो दोस्तों उतना गहराई से इसलिए बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है बताने में, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम सोचते हैं आप लोगों को आना चाहिए चाहे जैसे भी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए हर एक टीचर जो भी पढ़ाने वाला हो उसको ना हमेशा यहाँ से नहीं, यहाँ से यदि वो पढ़ाए ना तो हर एक बच्चे को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा ये, और दोस्तों इसे आप लोग अपने नोट कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। और दोस्तों अच्छे से एक बार इसे आप केवल एक बार केवल देख लेंगे ना बढ़िया से अपने खुद से पढ़ के, तो इतना कंफर्म करते हैं क्योंकि दोस्तों ये देखिए अपने भाषा में लिखा है, और आप लोग भी अपने भाषा में इसे जो इसे एक बार पढ़ लेंगे ना आपको एकदम कंफर्म रूप से याद हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, जय हिंद, टेक केयर।